हेलो स्टूडेंट्स, हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे डब्ल्यूटीओ का। और अभी तक हमने डब्ल्यूटीओ के इस टॉपिक में जो चीज़ें की हैं, जो कंसेप्ट किए हैं, वो हैं डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई, डब्ल्यूटीओ की स्थापना के पीछे के उद्देश्य क्या थे, डब्ल्यूटीओ के विभिन्न एग्रीमेंट कौन से हैं, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत किन किन समझौतों का, किन किन एग्रीमेंट्स का प्रावधान रखा गया है, और जो भी सदस्य देश हैं, 163 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं, उन सभी देशों को इन समझौतों को मानना होता है। वो सभी इन समझौतों को मानने के लिए बाध्य होते हैं। यहाँ तक हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके थे। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है डब्ल्यूटीओ एंड इंडिया। मतलब हमें डब्ल्यूटीओ के रोल को इंडिया के कंटेक्स्ट में स्टडी करना है कि भारत के लिए किस प्रकार की भूमिका रही है डब्ल्यूटीओ की, भारत के व्यापार के ऊपर या आर्थिक स्थिति के ऊपर डब्ल्यूटीओ से समझौते का या डब्ल्यूटीओ में शामिल होने के क्या अच्छे असर पड़े हैं, क्या बुरे असर पड़े हैं। अर्थशास्त्रियों का दोनों तरह का मत है डब्ल्यूटीओ से भारत के संबंध के बारे में। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि डब्ल्यूटीओ में शामिल होने से भारत को नुकसान हुआ है, वो डब्ल्यूटीओ में भारत के शामिल होने के अगेंस्ट हैं, वो उसके विरोध में हैं। जबकि कुछ अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि डब्ल्यूटीओ में भारत के शामिल होने से भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचा है, और वो इस पक्ष में हैं कि भारत का डब्ल्यूटीओ में शामिल होना बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डब्ल्यूटीओ फॉर इंडिया। भारत के लिए डब्ल्यूटीओ के क्या नुकसान हैं, या आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डब्ल्यूटीओ, या डब्ल्यूटीओ के विरोध में क्या मत दिए हैं विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिन अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को डब्ल्यूटीओ में शामिल होने से नुकसान पहुंचा है, वो ज़्यादातर इन चीज़ों को इस परिवेश में देखते हैं कि डब्ल्यूटीओ में शामिल होने से भारत की जो एक स्वावलंबी बनने का जो एक सपना है वो नहीं पूरा हो पाएगा। हमारी दूसरे देशों पर निर्भरता या एमएनसीज़ पर हमारी निर्भरता बढ़ेगी। ज़्यादातर इस तरह के जो मत हैं वो रखे गए हैं इसके विरोध में। तो सबसे पहली बात जो जिन अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि डब्ल्यूटीओ में शामिल होने से भारत को नुकसान हुआ है, उनका मानना है कि भारतीय कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। वो किस तरीके से? ये कहते हैं कि जो भारत के किसान हैं वो डब्ल्यूटीओ से समझौते की वजह से इम्प्रूव्ड सीड्स के लिए, यानी कि जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है जिनसे अधिक उपज मिलती है, और जो अच्छी तकनीक है, उसके लिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उसके ऊपर हमारी निर्भरता बढ़ गई है। और उसके ऊपर निर्भरता बढ़ने की वजह से धीरे धीरे ये जो निर्भरता है वो भारतीय कृषि के लिए एक खतरा बन जाएगी। क्योंकि जैसे ही कृषि क्षेत्र में भी कुछ चीज़ें ऐसी रखी गई हैं कि कुछ अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि क्योंकि कृषि क्षेत्र के विषय में डब्ल्यूटीओ ये कहता है कि आप अपने देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में दी जाने वाली सभी प्रकार की सब्सिडीज़ को हटा दीजिए, उन्हें ख़त्म करना है। तो इसलिए जब ये सब्सिडीज़ ख़त्म हो जाएंगी तो उसके बाद भारतीय किसानों को बहुत नुकसान होगा, और उनके प्रोडक्ट्स की उतनी अच्छी, मतलब भारतीय किसानों के जो उत्पाद हैं उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी ना होने की वजह से उन्हें दूसरे देशों के जो उत्पाद हैं उनके साथ कम्पीट करने में दिक्कत आएगी। वो कम लागत पर वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर पाएंगे, और उन्हें नई तकनीक और नए बीजों को प्राप्त करने के लिए मल्टीनेशनल कंपनीज़ को बहुत बड़ी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। इस तरह की चीज़ों को जो अमीर किसान हैं, जिनके पास भूमि अधिक है, जिनका आय का स्तर अधिक है, वो किसान तो इस तरह की टेक्नोलॉजी को और इस तरह के महंगे बीजों को अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे किसान हैं या मध्यम किसान हैं
वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। और दुर्भाग्य से भारत के अंदर ज़्यादातर किसान छोटे और मध्यम दर्जे के किसान हैं। तो इसलिए जितने भी आलोचक हैं डब्ल्यूटीओ के रोल के संदर्भ में, उन सबका ये मानना है कि भारतीय कृषि को बहुत अधिक नुकसान होने वाला है डब्ल्यूटीओ के साथ हुए इस एग्रीमेंट का। और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जैसे ही ये रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगी कृषि के ऊपर, जो अभी तक चल रही हैं रिस्ट्रिक्शन, चाहे वो इंपोर्ट को लेकर के हैं या फिर उसमें दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर के हैं, वो रिस्ट्रिक्शन जिस दिन हटेंगी उस दिन बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से अनाजों का भी आयात होने लगेगा। तो वो जो स्थिति होगी वो भारतीय किसानों के लिए बहुत ख़राब होगी। और जो छोटे किसान हैं उनको मजबूरन, जब उनकी लागत पूरी नहीं हो पाएगी तो मजबूरन उन्हें अपनी भूमि बेचनी पड़ेगी। ये मानना है आलोचकों का, जो अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि डब्ल्यूटीओ से भारत को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है बल्कि नुकसान होने वाला है। दूसरा जो कारण बताते हैं डब्ल्यूटीओ से भारत को नुकसान होने का, वो बताते हैं कि जो हमारे घरेलू उद्योग हैं उनको बहुत नुकसान होगा। उनका ये मानना है कि डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट की वजह से इंडिया को जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल हटानी है और उसके ऊपर किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस, किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। तो ऐसी स्थिति में विदेशी निवेश और विदेशी कंपनियां बिना किसी रुकावट के, बिना किसी समस्या के, बिना किसी प्रतिबंध के भारत में आकर के निवेश करेंगी। और क्योंकि उन लोगों के पास बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी है और उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होने की वजह से भारतीय जो निवेशक हैं, भारतीय जो उत्पादक हैं, वो उनकी वस्तुओं के साथ compete नहीं कर पाएंगे और ऐसे में वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। यानी अपने ही देश में उन्हें बाज़ार से बाहर होना पड़ेगा, अपने देश के घरेलू बाज़ार से ही बाहर होना पड़ेगा। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो होगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, छोटे पैमाने के उद्योगों को, क्योंकि छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी से चलाए जाते हैं और उनमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग कम होता है, या ये कहें कि पुरानी तकनीक से उत्पादन किया जाता है। ज़्यादा लेबर कंज्यूमिंग होते हैं ये उद्योग, यानी मजदूरी श्रम का प्रयोग अधिक किया जाता है। तो ऐसे में भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा रहती है और इस वजह से उत्पादन लागत अधिक होने के कारण कीमतें ज़्यादा रखनी पड़ती हैं और ऐसे में विदेशी उत्पादों से प्रतियोगिता कर पाना संभव नहीं होता, जिसकी वजह से फिर वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं और वो अपने ही देश के बाज़ार के अंदर अपनी वस्तुओं को बेचने में असफल हो जाते हैं। तो इसलिए भारतीय जो उद्योग हैं उनको नुकसान होगा। पेटेंट ऑफ इंडियन हर्ब्स बाय फॉरेन कंपनीज़, कुछ इस तरह की भी आशंकाएं आलोचकों द्वारा उठाई जाती हैं, जताई जाती हैं कि डब्ल्यूटीओ का जो ट्रिप्स का जो एक एग्रीमेंट है, जिसके अनुसार डब्ल्यूटीओ की ये इंस्ट्रक्शंस हैं, सजेशंस हैं सभी मेंबर कंट्रीज़ को कि वो प्रोडक्ट्स को, अपनी इन्वेंशंस को पेटेंट करवाएं। और अब ये पेटेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर के, सीड्स को लेकर के, प्लांट्स को लेकर के भी शुरू हो गई है। अब ऐसे में जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि भारत को इससे नुकसान हुआ है कि क्योंकि भारत की बहुत सारी हर्ब्स का, बहुत सारी जड़ी बूटियों का, बहुत सारे ऐसे पौधों का जो भारत के प्राचीन काल से भारत की औषधियों का हिस्सा रहे हैं, उनके पेटेंट विदेशी कंपनियों द्वारा करवा लिए गए। जैसे हल्दी का, नीम का, इनका पेटेंट अमेरिकी कंपनियों ने, अमेरिका की कंपनियों ने करवा लिया था। इसी तरह से चावल, जो बासमती चावल है उसको कासमती और टेक्समती के नाम से अमेरिका की कंपनी ने पेटेंट करा लिया था। ये और बात है कि ये पेटेंट पर जब भारत ने अपना क्लेम, अपना दावा पेश किया कि ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं और सदियों से हम इनका प्रयोग करते आ रहे हैं, तो ये जो फैसला था ये भारत के पक्ष में आया और उनके पेटेंट अब उन कंपनियों के पास नहीं हैं, अब वो भारत के पास ही हैं। तो खैर ये बात तो मैं भी ये कहूँगी कि आलोचकों की ये बात सही नहीं है, क्योंकि पेटेंट कराने के राइट्स तो सभी को हैं।
तो इसमें हमारे लिए बेनिफिट ही है कि हम भी अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को पेटेंट करा सकते हैं। आलोचकों का डर यहाँ पर ये है कि अगर हमारी ही चीज़ें दूसरे देशों द्वारा या दूसरे देशों की कंपनियों द्वारा पेटेंट करा ली जाती हैं, तो फिर हमें उन वस्तुओं को या उस टेक्नोलॉजी को या उस बीज को या उस प्लांट को उन्हीं से खरीदने के लिए, अपनी ही वस्तु को खरीदने के लिए बहुत बड़े अमाउंट में रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, जो भारत के बिल्कुल भी हक में नहीं है। ये डर है आलोचकों का। और जो चौथा मत दिया है आलोचकों ने इसके अगेंस्ट, इसके विरोध में WTO के, वो है कि इसका कीमतों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। ये इसी से जुड़ा हुआ है कि जब भारत को उन वस्तुओं का प्रयोग करना होगा या उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना होगा जो विदेशी कंपनियों द्वारा, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस द्वारा, दूसरे देशों द्वारा पेटेंट कराई गई हैं, तो उन पेटेंट के ऊपर भारत को बहुत बड़ी मात्रा में रॉयल्टी चुकानी होगी। और जब रॉयल्टी ज़्यादा चुकानी होगी तो उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि उन वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ जाएंगी। और कीमतें बढ़ने की वजह से जो भारतीय वस्तुएं हैं उनकी प्रतियोगिता क्षमता घट जाएगी। तो ये एक मत है आलोचकों का WTO के विरोध में। जो अगला मत दिया है WTO के विरोध में, वो है इंक्रीज लिटिगेशन कॉस्ट, कि जो मुकदमेबाजी की लागत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। कि बहुत बार ऐसा होता है कि भारत ने कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल किया या कोई टेक्नोलॉजी या कोई ऐसी चीज़ का प्रयोग किया जिसके के पेटेंट किसी और देश के पास हैं या किसी और कंपनी के पास हैं, तो वो कंपनी फिर भारत के उन उत्पादकों के ऊपर, उन उद्योगपतियों के ऊपर कॉपीराइट का केस कर देती है। इन केस को अंतर्राष्ट्रीय अदालतों के अंदर या विदेशी अदालतों के अंदर इनके मुकदमेबाजी लड़ने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट में फ़ीस चुकता करनी पड़ती है। भारत के अंदर जो मुकदमेबाजी की लागत है वो फिर भी तुलनात्मक रूप में काफ़ी कम है, जबकि विदेशों में जो मुकदमेबाजी की लागत है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में या तो जो उद्योगपति हैं उन्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है उन क्लेम्स अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि हमने कोई कॉपीराइट के नियम का उल्लंघन नहीं किया है, या हमने कोई चीज़, कोई वस्तु या कोई टेक्नोलॉजी उनकी कॉपी नहीं की है। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा जो मुकदमेबाजी की लागत है वो चुकानी पड़ती है। या फिर अगर वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव नहीं कर पाते हैं उस मुकदमे के अंदर, प्रूव नहीं कर पाते हैं कि हमने कॉपीराइट के नियम का उल्लंघन नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में जो मुआवजा देना पड़ता है, जो कंपनसेशन देना पड़ता है उस कंपनी को, उस देश को, वो कंपनसेशन भी बहुत बड़ी अमाउंट में होता है। इसलिए ये जो चीज़ें हैं ये भारत के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। जो छठी बात कही है WTO के विरोध में आलोचकों ने, वो ये है कि पिछले कुछ समय से WTO के अंदर कुछ इस तरह के मुद्दे बने हुए हैं। डेवलप कंट्रीज़ ने, विकसित देशों ने इन मुद्दों को उठाया है। ये मुद्दे हैं सोशल कॉस्ट, एनवायरनमेंट कॉस्ट और लेबर कॉस्ट से रिलेटेड। सोशल कॉस्ट यानी सामाजिक लागत, पर्यावरण लागत और श्रम लागत। तो डेवलप कंट्रीज़ का ये दावा है कि क्योंकि अंडर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर या डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, विकासशील देशों के अंदर किसी भी वस्तु का उत्पादन करने की सामाजिक लागत, पर्यावरण लागत और लेबर की जो लागत है, श्रम की जो लागत है, वो बहुत कम है, जबकि विकसित देशों में ये लागत ज़्यादा है। तो इस हिसाब से डेवलपिंग कंट्रीज़ को लागत में क्या है, एडवांटेज है, जिसकी वजह से वो वस्तु को सस्ता उत्पादित कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इस तरह की लागतें कम हैं, जबकि विकसित देशों में ये लागतें अधिक है। तो विकसित देशों ने ये डिमांड रखी है
WTO के सामने कि हमें फिर ऐसी वस्तुओं पर हमें टैरिफ लगाने की परमिशन दी जाए, ताकि उन वस्तुओं के आयातों पर, जिन वस्तुओं के उत्पादन में डेवलपिंग कंट्रीज़ में, विकासशील देशों में श्रम की लागत, सामाजिक लागत और पर्यावरण लागत कम आती है, उन वस्तुओं के ऊपर हमें टैरिफ लगाने की या उसकी जो अधिकतम सीमा है, कोटा निर्धारित करने की परमिशन दी जाए। और अगर ये चीज़ें हो जाती हैं, इन केस ये चीज़ें हो जाती हैं, इनको मान लिया जाता है, तो इसका सीधा सा बुरा असर पड़ेगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर। फिर ऐसी स्थिति में भारत की जो वस्तुएं हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में सस्ती होने की वजह से बिक पाती हैं, कंपटीशन में खड़ी रह पाती हैं, प्रतियोगिता में सरवाइव कर पाती हैं, तो वो फिर नहीं हो पाएगी, क्योंकि टैरिफ लगने की वजह से उनकी लागत बढ़ जाएगी, उनकी कीमत बढ़ जाएगी, तो इसलिए नुकसान होगा भारत को। इसके अलावा जो और नुकसान है वो ये है कि इससे जो रीजनल ग्रुपिंग थी, देशों की जो रीजनल एग्रीमेंट्स थे, जो क्षेत्रीय, मतलब जो आसपास के देशों के साथ, जो हमारे मित्र देश हैं या हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके साथ जिस भी प्रकार के हमारे व्यापारिक समझौते बने हुए हैं, उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे जो सार्क देशों का समूह है, 7 अब 8 हो चुके हैं इसमें, सार्क देशों का समूह है या एशियान है या साफ्टा है, ये सभी जो समूह हैं जिनमें भारत सदस्य है, इनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जो छोटे स्तर के, जो क्षेत्रीय इस तरह के व्यापारिक समझौते होते हैं, उनमें 2, 3 या 4 देश होते हैं, तो वहाँ पर व्यापार केवल उन्हीं देशों के बीच में होता है। तो अब जो WTO है उसमें 163 देश हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा झुकाव होने की वजह से इनके ऊपर नुकसान पहुँचा है, क्योंकि जो क्षेत्रीय ग्रुप हैं, जो क्षेत्रीय समूह हैं व्यापारिक देशों के, वो छोटे स्तर के मतलब के व्यापार को बढ़ावा देते हैं, जबकि WTO जो है वो मल्टीलेटरल ट्रेड को, मल्टीलेटरल ट्रेड को बढ़ावा देता है। तो इस वजह से ज़्यादातर झुकाव किसकी तरफ रहता है? WTO की तरफ रहता है। अगला जो मत है आलोचकों का, वो है सेवा क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। आलोचकों का ये मानना है WTO के साथ समझौता होने की वजह से, WTO एग्रीमेंट में एंटर करने की वजह से भारत की जो बैंकिंग, इंश्योरेंस और टेलीकम्युनिकेशन की सेवाएं हैं, उनके ऊपर बुरा असर पड़ा है, क्योंकि अब इन सेवाओं में भी भारत को विदेशी कंपनियों के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ती है, जिसकी वजह से भारतीय जो कंपनी हैं उनको नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा बेरोज़गारी बढ़ी है। आलोचकों का ये मानना है कि WTO में एंटर करने की वजह से भारत के अंदर बेरोज़गारी बढ़ी है। उनका ये मानना है कि क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हटने की वजह से, WTO के एग्रीमेंट में शामिल होने का मतलब ही यही है कि व्यापार के ऊपर, पूंजी के ऊपर से, निवेश के ऊपर से, वस्तुओं के ऊपर से सभी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस हटाना, तो उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि भारत में फिर विदेशी निवेश फ्रीली आता है, मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं, और जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, वो सभी हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं, वो सभी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जिसमें कि श्रम का प्रयोग कम होता है और पूंजी का प्रयोग ज़्यादा होता है, मशीनों का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो इसलिए वहाँ पर जो रोज़गार है वो कम हो जाता है, श्रम का प्रयोग कम होने की वजह से बेरोज़गारी बढ़ती है। तो ये तो थी डिसएडवांटेजेस ऑफ WTO टू इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए WTO के जो दुष्परिणाम हैं या दुष्प्रभाव हैं या नुकसान हैं, वो सभी हमने डिस्कस किए। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।